वेलकम टू द केडी क्रिएटिव पॉइंट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे सेलेक्ट कर ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। केडी क्रिएटिव पॉइंट कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया जो अक्सर आपके एग्जाम में आता है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। देखते होंगे अक्सर आपके एग्जाम में सिमिलर टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें आप लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं। वैसे ही क्वेश्चन आपके लिए केडी क्रिएटिव पॉइंट बना के लेके आता है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन है, पुरुष के नसबंदी को क्या कहा जाता है? टूवेसेक्टोमी, टूवेक्टोमी, वेसेक्टोमी या इंक्रीटिया? इसका सही जवाब होगा सी, वेसेक्टोमी। अब इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल, स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्सेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबरकुलोसिस, वेसेक्टोमी? इसका सही जवाब होगा बी, यानी ट्यूबेक्टोमी। अब इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल, ये कुछ अलग टाइप का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। जो तीसरा क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? डाप्सन से, क्यूसेक से, फेदोमीटर से या रिएक्टर पैमाना से? इसका सही जवाब होगा ए, डाप्सन के थ्रू ओजोन की परत की मोटाई नापी जाती है। अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, अब इसमें पूछा जा रहा है जल के बहाव को किससे मापी जाती है? सोनार से, क्यूसेक से, डाप्सन से या पायरोमीटर से? इसका सही जवाब होगा क्यूसेक से। देखते होंगे अक्सर जब कहीं बाढ़ का पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो वो जो छोड़ा जाता है उसे हम जो नापते हैं क्यूसेक से ही। और आप लोग सुनते भी होंगे कि अक्सर कि इस डैम से इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, उस डैम से इतना पानी छोड़ा गया है। ये अक्सर आपको न्यूज़ के द्वारा सुनने के लिए मिलता होगा कि इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया। उस बहाव को जो हम लोग नापते हैं तो वो क्यूसेक के थ्रू ही मापा जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठोस में ऊष्मा का अच्छा चालक कौन सी होती है? पारा होती है, चांदी होती है, प्लेटिनम होती है या कार्बन होती है? इसका सही जवाब होगा बी, चांदी होती है। अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, द्रव में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? कार्बन होता है, लोहा होता है, पारा होता है या लिथियम होता है? इसका सही जवाब होगा सी, यानी पारा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बुलेट प्रूफ वस्तु के निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? कार्बन होता है, कार्बन बाइकार्बोनेट होता है, पॉलीकार्बोनेट होता है या पॉली बाइकार्बोनेट होता है? इसका सही जवाब होगा हमारा सी, पॉलीकार्बोनेट होता है। अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है? रेशेदार कांच का, फोटोक्रोमिक कांच का, फ्लिंट कांच का या पायरेक्स कांच का? इसका सही जवाब होगा रेशेदार कांच का।
देखा ना आप लोग किस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया 7 में और 8वां क्वेश्चन में। अब चलते नेक्स्ट सवालों की ओर। हवा से हल्की कौन सी गैस होती है? हवा से जो हल्की गैस कहलाती है वो कौन सी गैस कहलाती है? हाइड्रोजन कहलाती है, हीलियम कहलाती है, लिथियम कहलाती है या कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है? इसका सही जवाब होगा ए, हाइड्रोजन कहलाती है। अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ। हवा से भारी कौन सी गैस होती है? रेडॉन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है या नियॉन गैस होती है? इसका सही जवाब होगा ए, रेडॉन गैस होती है। देख रहे हैं लगातार मैं आपके लिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। अक्सर आपके एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आता है और आप लोग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और अक्सर आप लोग अपना जवाब गलत कर बैठते हैं। लेकिन केडी क्रिएटिव पॉइंट में आप लोग इस तरह का वीडियो देखेंगे तो कभी गलत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केडी क्रिएटिव पॉइंट ऐसे ही क्वेश्चन बना के लाता है जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्जामिनर जो होता है इसी टाइप का क्वेश्चन लाता है, सिमिलर टाइप का, जिससे विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो। और ये केडी क्रिएटिव पॉइंट आपके लिए प्रोवाइड इसी तरह का वीडियो करता है। अगर इस तरह का आप लोग को और भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और हमारे प्ले लिस्ट में इस तरह के काफ़ी सारा वीडियो डाला गया है, आर्ट्स पेपर, मैथ पेपर और साइंस पेपर का, उसे आप जाके देख सकते हैं। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। अब अगला सवाल, द्रव स्वर्ण के रूप में क्या जाना जाता है? प्लेटिनम, पेट्रोल, पोटास या जर्मेनियम? इसका सही जवाब होगा बी, पेट्रोल को। द्रव स्वर्ण के रूप में जो कहा जाता है या जाना जाता है वो पेट्रोल को कहा जाता है। इस तरह का पिछले साल के एग्ज़ाम में पूछा गया था, द्रव स्वर्ण के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो पेट्रोल को जाना जाता है। इस तरह का आपको सवाल बार बार एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता होगा। उसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल, सफ़ेद स्वर्ण के रूप में क्या जाना जाता है? कैडमियम, प्लेटिनम, जर्मेनियम या क्रिप्टोन? इसका सही जवाब होगा बी, प्लेटिनम। सफ़ेद अगर स्वर्ण पूछा जाए तो प्लेटिनम होगा जवाब। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। 1 माइक्रोन कितने के बराबर होते हैं? 0.001 mm के, 0.001 mm के, 0.0 mm के, 0.010 mm के? इसका सही जवाब होगा हमारा बी, 0.001 mm के 1 माइक्रोन बराबर होता है। अब इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल देखिए, 1 पिकोग्राम बराबर कितने होते हैं? 1 पिकोग्राम कितने बराबर होते हैं? 11 पे पावर 10 ग्राम, 10 पे पावर 11 ग्राम, 10 पे पावर 11 ग्राम, 10 पे 13 पावर ग्राम, 10 पे 14 पावर ग्राम? इसका सही जवाब होगा बी, 10 पे पावर 12 ग्राम। अब अगला सवाल, जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो कितनी ध्वनि उत्पन्न होती है? 30 से 40 डेसिबल, 40 से 50 डेसिबल, 50 से 60 डेसिबल, 60 से 70 डेसिबल? हम लोग जो आपस में बात करते हैं उसकी ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो कितने डेसिबल होती है? ये जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो होती है 30 से 40 डेसिबल। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं।
लेकिन इसी से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है। जब दो लोग आपस में ज़ोर से बातचीत करते हैं तो कितना ध्वनि उत्पन्न होता है? 50 से 60 डेसिबल, 60 से 70 डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल, 40 से 50 डेसिबल। इसका सही जवाब होगा ए, 50 से 60 डेसिबल। जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो हम लोग आपस में ज़ोर से बातचीत करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, उसमें क्या कहता है ध्वनि जो उत्पन्न होता है वो 50 से 60 डेसिबल का होता है। अब अगले सवाल की ओर। पृथ्वी की आयु किस से मापी जाती है? थोरियम डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से, हाइड्रोजन डेटिंग से, बोरोन डेटिंग से। इसका सही जवाब होगा बी, यानी यूरेनियम डेटिंग के द्वारा हम लोग पृथ्वी की आयु ज्ञात करते हैं। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी से मिलता जुलता सवाल है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। जीवाश्म एवं मृत्यु पेड़ पौधे की आयु किससे मापी जाती है? हम लोग जो किसी वस्तु का पता करते हैं, जैसे कि कोई भी वस्तु कितनी पुरानी है, वो किस तरह से पता करते हैं, कौन सी विधि के द्वारा पता करते हैं? समस्थानिक कार्बन 11 के द्वारा, समस्थानिक कार्बन 12 के द्वारा, समस्थानिक कार्बन 13 के द्वारा, समस्थानिक कार्बन 14 के द्वारा। इसका सही जवाब होगा डी, समस्थानिक कार्बन 14 के द्वारा हम लोग पता करते हैं किसी भी पेड़ पौधे की आयु को। अब अगला सवाल, सिमिलर टाइप का आपको लगातार क्वेश्चन मिल रहा है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। अब इस तरह के क्वेश्चन बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, हो सके तो इसको अपने कॉपी में नोटबुक में राइट डाउन कर लें, ताकि इसको आप हमेशा याद रखें। क्योंकि अगर आप एक बार मेरा वीडियो देखिएगा और उसे क्या कहता है अगर राइट डाउन नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आप कुछ पल के लिए भूल जाइएगा। इसलिए मैं आप लोग को लिए बार बार बोलता हूँ कि आप मेरा जो भी वीडियो देखते हैं उसे या तो कॉपी में राइट डाउन कर लें या तो मेरे वीडियो को 2-3 बार देख ले, जिससे आपको पूरी तरह से क्वेश्चन मेरा याद हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में जब भी बैठेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप अच्छी तरह से अपना एग्ज़ाम दे सकेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? रुडोल्फ डीजल ने, डेमलर ने, जेम्स वाट ने या ग्राहम बेल ने? इसका सही जवाब होगा डेमलर ने। आप ध्यानपूर्वक देखिए, इस वीडियो को देखिए, आपको लगातार 19 से जो 22 या 23 तक क्वेश्चन मिलेगा वो गैस से ही जुड़ा मिलेगा और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। चलिए चलते हैं देखिए 20वां क्वेश्चन की ओर। भाप इंजन की खोज किसने किया था? है ना सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, 19 में भी पूछा गया तो उसी टाइप का क्वेश्चन और 20 में भी पूछा जा रहा है उसी टाइप का क्वेश्चन। थॉमस न्यूकोमेन ने, रुडोल्फ डीजल ने या डेमलर ने? इसका सही जवाब होगा बी, थॉमस न्यूकोमेन ने। चलिए अगली सवाल की ओर। डीजल इंजन की खोज किसने किया था? अब इसमें पूछा जा रहा है डीजल इंजन के बारे में, तो किसने किया था? रुडोल्फ डीजल ने, मार्कोनी ने, ग्राहम बेल ने, मैकमिलन ने? इसका सही जवाब होगा ए, रुडोल्फ डीजल ने। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं कौन सा सवाल है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? ग्रेफाइट, गैसोलीन, फिटकिरी या फ्लोरीन? इसका सही जवाब होगा ए, ग्रेफाइट का प्रयोग हम लोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग करते हैं।
चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी टाइप का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। भारी मशीनों में अंतर्दहन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? फ्लोरीन का, गैसोलीन का, फिटकरी का या ग्रेफाइट का? इसमें जो प्रयोग किया जाता है हमारा गैसोलीन का, यानी बी जवाब हो गया। देख रहे हैं लगातार मैं आपके लिए कन्फ्यूजन टाइप का क्वेश्चन, सिमिलर जो जिसे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कहा जाता है, मैं आप लोग के लिए लेके आ रहा हूं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। जितना बार मेरा वीडियो देखिएगा उतना बार ही आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाइएगा और कन्फ्यूजन को क्लियर कर पाइएगा, जिससे आपका आने वाला टाइम में जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें आप बेहतर कर पाइएगा और अपना रिजल्ट बनाइएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो डाला गया है साइंस पेपर के, आर्ट्स पेपर के और मैथ के, उसे देखकर आप अपना बेहतर एग्ज़ाम दे सकते हैं, एग्ज़ाम में बेहतर कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क ने, चार्ल्स डार्विन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, अल्फ्रेड नोबल ने? जीव विकास का सिद्धांत पूछा गया है, तो जीव विकास का सिद्धांत जो दिया गया था वो दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा, यानी हमारा होगा जवाब बी। अब चलते अगले सवाल की ओर। जीव विकास के सिद्धांत को किसने समझाया था? देखिए ना, सिमिलर टाइप का है ना क्वेश्चन। तो क्या पूछा गया था? 24वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? जीव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? और 25वां क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? जीव विकास के सिद्धांत को किसने समझाया था? हेनरी सीले ने, बी पास्कल ने, लेमार्क ने या चार्ल्स डार्विन ने? इसका सही जवाब होगा सी, लेमार्क ने समझाया था जीव विकास के सिद्धांत को। आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, एनीमोमीटर से, मॉइस्चर मीटर से? इसका सही जवाब होगा हाइड्रोमीटर, यानी ए आंसर होगा इसका। सही जवाब जो होगा हाइड्रोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है, तो इसे जो मापा जाता है हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता को किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से, मॉइस्चर मीटर से, हाइड्रोमीटर से, ग्रेन मॉइस्चर मीटर से? इसका सही जो जवाब होगा वो होगा हाइग्रोमीटर से। देखते हैं किसमें हाइग्रोमीटर, यानी ए, यानी हमारा जवाब जो होगा ये ए होगा। अब चलते हैं सिमिलर टाइप का क्वेश्चन 28वां है और 29वां है, उसको आप ध्यानपूर्वक देखें और हो सके तो आप अपने नोटबुक में भी राइट डाउन कर लें। और मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। हृदय स्नायुओं को नियमित अंतराल से सिकुड़ने में किस यंत्र से प्रतिस्थापित किया जाता है? हमारा जो हृदय सिकुड़ता है उसको प्रतिस्थापित जो किया जाता है वो किसके किया जाता है? प्रेस मेकर के द्वारा, इलेक्ट्रिक मेकर के द्वारा, प्लास्टिक मेकर के द्वारा या स्टेथोस्कोप के द्वारा? इसका सही जवाब होगा पेस मेकर। किस में है? यानी ए हमारा जवाब पेस मेकर में के द्वारा हृदय स्नायु का नियमित अंतराल में सिकुड़ने में मदद अधिक क्या जाता है, उसको प्रतिस्थापित किया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हृदय और फेफड़े की आवाज़ सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक मेकर के द्वारा, स्टेथोस्कोप के द्वारा, स्ट्रेबोस्कोप के द्वारा या टेलीस्कोप के द्वारा?
इसका जो सही जवाब होगा बी, स्टेथोस्कोप के द्वारा जो हृदय और फेफड़े की आवाज़ को हम लोग सुनते हैं या डॉक्टर जो सुनते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता लगाया जाता है किसके द्वारा? मस्तिष्क में जो बीमारी होती है वो किसके द्वारा हम लोग यानी डॉक्टर पता लगाते हैं? इलेक्ट्रोएन्सेफ्लेगोग्राम से यानी ईईजी से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से या बेसिलस केलमेट गुइरिन से। इसका सही जवाब होगा यानी ए, ईईजी से यानी इलेक्ट्रोएन्सेफ्लेगोग्राम से। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है, हृदय की धड़कन का पता लगाया जाता है वो किस यंत्र से पता लगाया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से, इलेक्ट्रोएन्सेफ्लोग्राम से या बेसिलस केलमेट गुइरिन से। इसका सही जवाब होगा बी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से। जो है ना, हम हृदय की धड़कन का पता लगाते हैं या डॉक्टर जो भी देखते हैं हृदय की धड़कन का जो पता लगाते हैं वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा पता लगाते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। रक्तदाब की माप किससे की जाती है? मैनोमीटर से, स्फिग्मोमेनोमीटर से, सोनोमीटर से, स्टेथोस्कोप से। इसका सही जवाब होगा बी, यानी स्फिग्मोमेनोमीटर से। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। और हमेशा की तरह मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट जो लेके आता हूँ, लेकिन ये इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है गुणसूत्र से जुड़ा हुआ है। और गुणसूत्र जो होते हैं सभी जानवर में, वो देखते हैं किस तरह से गुणसूत्र पाए जाते हैं और कौन कौन से जानवर में कितने गुणसूत्र होते हैं। जैसे लोमड़ी में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 76 होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि लोमड़ी में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं तो इसको आप हाफ करके बता सकते हैं। जैसे 76 का हाफ कितना होगा? 38 होगा। तो आप आराम से बता सकते हैं कि लोमड़ी में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 76 होती है। अगर जोड़ों में पूछा जाए तो वो होती है 38। अगर आपसे हाथी का गुणसूत्रों की संख्या पूछा जाए तो उसमें 56 होती है। और अगर आपको जोड़े में पूछा जाए तो आप आराम से इसका जवाब 28 दे सकते हैं, यानी 28 जोड़े होते हैं। और कुल गुणसूत्रों की संख्या पूछा जाए तो वो 56 होते हैं। चलिए अगले जानवर के बारे में देखते हैं। अब घोड़ा के बारे में अगर आपसे गुणसूत्रों की संख्या पूछा जाए तो वो होती है 64 होती है। अगर आपको जोड़े में पूछा जाए कि कितने जोड़े होते हैं तो आप आराम से बता सकते हैं, इसका हाफ करते हैं तो 32 जोड़े होते हैं। क्योंकि अक्सर आप लोग को एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता होगा कि जोड़ों से संबंधित कि कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो इसमें आप जैसे आपसे घोड़ा का गुणसूत्रों की संख्या पूछा जाए तो कुल गुणसूत्र की संख्या अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में तो आप 64 जवाब दीजिएगा। अगर आपसे जोड़ा में पूछा जाए कितने जोड़े गुणसूत्र की संख्या होती है तो आप इसका जवाब 32 दीजिएगा। कंगारू के बारे में गुणसूत्रों की संख्या पूछा जाए तो इसकी संख्या 16 होती है। अगर आपसे जोड़ों में इसकी संख्या पूछा जाए तो वो 8 होती है। अगर आपसे खरगोश के बारे में गुणसूत्रों की संख्या पूछा जाए तो वो 44 होती है। कुल गुणसूत्र की संख्या खरगोश में जो होती है वो 44 होती है। अगर जोड़ों में पूछा जाए तो वो 22 होती है।
क्योंकि अक्सर आप लोग को इस तरह के एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता होगा। ज़्यादातर आप लोग को जोड़ा से ही पूछा जाता है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। चलिए चलते हैं और दूसरे जानवर की ओर कि वो चिंपांजी में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। चिंपांजी में जो पूछा जा रहा है गुणसूत्रों की संख्या वो 48 होती है, यानी 48। अगर आपसे हाफ में पूछा जाए कि कितने जोड़े होते हैं तो आप आराम से बता सकते हैं। इसका अगर हाफ किया जाए 48 का तो वो 24 होता है, तो यानी 24 जोड़े होते हैं। चलिए अब भालू में देखते हैं कि कितने गुणसूत्र की संख्या होती है। भालू में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 74 होती है। अगर इसका आप 74 का हाफ करते हैं तो उसका हाफ होता है 37, यानी 37 जोड़े होते हैं भालू में गुणसूत्रों की संख्या, और कुल गुणसूत्रों की संख्या पूछा जाए तो वो 74 होती है। कुत्ता में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है वो 78 होती है। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या आप देख रहे हैं ना, 78 होती है, ये 78। अगर आपसे जोड़ा में पूछा जाए तो इसका आप जवाब दीजिएगा 39, यानी 39। अब चलिए देखते हैं बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है। बिल्ली में जो गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है वो होती है 38, यानी बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कुल संख्या 38 होती है। अगर इसका हाफ पूछा जाए, आपसे पूछ दे कि बिल्ली में कितने जोड़े गुणसूत्रों की संख्या होती है तो वो होती है 19। चलिए अब शेर के बारे में देखते हैं। शेर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है। इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या सेम पाई जाती है, जितनी बिल्ली में पाई जाती है उतनी शेर में भी गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। इसमें भी 38 पाया जाता है। अगर आपसे जोड़ा में पूछा जाए तो 19 होगा। गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। गाय जो हम लोग पालते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या अगर पूछा जाए तो उसमें होती है गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है। लेकिन अगर आपसे जोड़ा में पूछा जाए गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो आप जोड़ा में पूछा जाए तो आप 30 जवाब दीजिएगा। अक्सर आपके एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आता है। काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि आपसे कुल गुणसूत्रों की संख्या पूछा जा रहा है या जोड़ा में पूछा जा रहा है। तो आप जितने भी मैं गुणसूत्र बता रहा हूँ, जितने भी जानवर को आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें और जोड़ों का भी उसे करके अलग लिख लें, ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए। चलिए अगले जानवर में देखते हैं कितने गुणसूत्र की संख्या होती है। अब बकरी में देखते हैं कि बकरी में गुणसूत्रों की भी संख्या 60 होती है। यानी हम गाय और बकरी जो होती है दोनों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 60 होती है। और इसका अगर हम हाफ करते हैं तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 30 होगी, यानी 30 जोड़े कहलाएगी। और कुल गुणसूत्रों की संख्या की जो कहलाएगी वो 60 कहलाएगी। अब चलते हैं अगले जानवर की ओर, देखते हैं कितने हैं। सियार में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 76 होती है। 76 गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो सियार में होती है। इस तरह के वीडियो बनाने में हम लोग को काफ़ी मेहनत लगता है। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आया हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।